हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे भारत जापान के बीच में अभी हाल फिलहाल में जो साझेदारी हुई है, जो पार्टनरशिप हुए हैं, जिसमें समझौते हुए हैं, उन सभी मुद्दों को आज हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि जापान जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर देखा जाए तो अपने आप को बहुत ही डेवलप किया हुआ है। हालांकि जापान एक ऐसा देश है जिस पे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बम भी गिराए गए थे। वहाँ की जनसंख्या में आपको दिखाई देगा कि अत्यधिक जनसंख्या जो है, वह जो परमाणु बम जिस क्षेत्र में गिरा था, आज भी वहाँ पे दिव्यांग वगैरह पैदा होते हैं। दूसरा, उसके बाद से भी आप देखेंगे कि जापान सबसे ज़्यादा वृद्धजनों का देश है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो एल्डर्स लोग हैं, खास करके ज़्यादा एज वाले जो लोग हैं, वह जापान में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यह स्थिति हो गई। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि अगर थोड़ा सा मतलब राजनैतिक रूप से, या अगर आप देखेंगे थोड़ा सा सांस्कृतिक रूप से, तो राजनीतिक रूप से आपको ये देखने में लगेगा कि जो जापान है, वह प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, जो लगभग 4 खंडों वाले द्वीपों में बटा हुआ है। इसमें भौगोलिक रूप में आपने पढ़ा होगा कि इसकी सीमा जो है चाइना से भी लगती है, जो जलीय सीमा लगती है। चूँकि ये द्वीपीय देश है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो आपको दिखाई देगा कि उधर से ऊपर से रसिया, इधर से चाइना, कोरिया, ये सारे क्षेत्रों से ये आसपास इसकी सीमा है। दूसरी चीज़ आपको ये यहाँ पे मतलब देखते हुए आपको नज़र आएगा कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, वह लोकतांत्रिक के साथ साथ राजतंत्रात्मक है ना। जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में भी आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में आपको दिखाई देगा कि लोकतंत्र तो है वहाँ पे। जैसे प्रधानमंत्री वहाँ पे जो होते हैं, जो पीएम होते हैं, उनका जो है चुनाव होता है, और चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं अलग है, लेकिन मेन जो व्यक्ति है वो सम्राट होता है। ठीक वैसे ही जापान में भी आपको दिखाई देगा कि जो मेन व्यक्ति है, सम्राट वंशानुगत है। बाकी जो प्रधानमंत्री वगैरह का जो है वो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो एक तरह से जापान भी ठीक ब्रिटेन के जैसे ही आपको दिखाई देगा कि लोकतांत्रिक के साथ साथ राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। वहीं भारत की बात किया जाए तो भारत जो है लोकतांत्रिक के साथ साथ गणतंत्रात्मक भी है। कारण ये है कि भारत लोकतांत्रिक के साथ गणतंत्रात्मक इसलिए है क्योंकि इसका जो मेन नागरिक है, प्रथम नागरिक जिसको कहा जाता है, जो मेन मुखिया है, वह चुन के आता है। तो जहाँ पे मेन मुखिया चुन के आता है उसको कहा जाता है कौन सा, तो उसको कहा जाता है गणतंत्रात्मक। जैसे यह चुनने की प्रक्रिया भी दो तरह की होती है, एक अप्रत्यक्ष रूप से, एक प्रत्यक्ष रूप से। जैसे अमेरिका में आपको दिखाई देगा कि प्रत्यक्ष रूप से होगा, वही भारत में राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है ना। तो इस तरह से अगर शासन व्यवस्था की बात किया जाए तो जापान की जो शासन व्यवस्था है, वह मैंने बताया कि राजतंत्रात्मक के साथ साथ यहाँ पे लोकतंत्रात्मक भी है, गणराज्य नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि जापान जो है बौद्धिज्म को फॉलो करता है, और बौद्धिज्म मध्यम मार्ग को फॉलो करता है। तो आपको दिखाई देगा कि बौद्धिज्म के नाते भी एक तरह से भारत और जापान के बीच में एक कूटनीतिक संबंध देखने को मिलेगा। हालांकि और भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसमें जापान भारत को मदद करता रहता है, स्टरलाइजेशन से लेकर सारी प्रक्रियाओं में, और भारत भी जापान को ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराता है जो उसको चाहिए होता है। इस स्थिति में आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में वहाँ की जो प्रधानमंत्री है जापान की, वह भारत की यात्रा पे आई हुई हैं, और भारत की यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता हुई, और संयुक्त वार्ता में कुछ मुद्दे जो थे उनको सॉल्व किया गया, और कुछ व्यापारिक जो चीज़ें हैं उस पे जो है पार्टनरशिप हुए हैं, समझौते हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन ऐसे समझौते हैं जो अभी हुए हैं, कौन कौन ऐसे समझौते हैं जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको देखने का हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे हम लोग कि ये समझौते से क्या लाभ होगा भारत को, अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के संदर्भ में भी समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा इकाई है, आपको पता होगा कि जैसे कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गए, रोबोट हो गए, या जो भी आजकल के टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देख सकते हैं कि इस समय जो इरा है, जो एज है, जो युग है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों में आवश्यकता जो है सेमीकंडक्टर को आपको दिखाई देते हुए नजर आएगा कि सबसे ज़्यादा इसके में भूमिका सेमीकंडक्टर की होती है
है ना। चाहे आपको ये भी दिखाई देगा आधुनिक जो कंप्यूटर है, जैसे परम 1000 या 10,000 जो कंप्यूटर्स हो गए, सुपर कंप्यूटर्स हो गए, जो सेकेंड से भी कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गणना, लाखों गणना, करोड़ों गणना कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। इस तरह के कंप्यूटरों के लिए भी आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है। और बाकी जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड, ट्रायोड, इन सारी चीज़ों में भी इसकी आवश्यकता होती है। तो इस पे सिग्नेचर किया गया है, इंडिया जापान साइन पैक्ट ऑन एआई मेटल्स एंड एनर्जी आफ्टर मोदी और टकाइची तक। टकाइची कौन है? वहाँ की प्रधानमंत्री है जापान की इस समय। तो वहाँ के राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि वंशानुगत चलता रहता है। क्यों? क्योंकि भारत के जैसे वो गणतंत्रात्मक या गणतंत्र राष्ट्र जापान नहीं है। इसके कारण तो 2 जुलाई 2026 को भारत में जो 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन रखा गया था, उसमें जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड रेल निवेश, जैसे आपको पता होगा जो भारत में बुलेट ट्रेन है उसमें भी निवेश करना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर देना, इस सब काम कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। तो इस निवेश क्षेत्र में सहयोग करते रहें। और आगे आपको दिखाई देगा कि महत्वपूर्ण खनिज हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, या इसके आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो संबंधित चीज़ें हैं वह, आर्थिक सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ों पे क्या हुई है? सिग्नेचर हुए हैं, बरता हुआ है और समझौते हुए हैं। इस शिखर सम्मेलन में देखा जाए तो एक ऐसे समय पे हो रहा है जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स में आपको दिखाई देगा कि पश्चिमी एशिया में तनाव है, अमेरिका कुछ और कर रहा है। अभी आपने सुना होगा अमेरिका के राष्ट्रपति का एक वक्तव्य, मतलब इतना लंपट मूर्ख कोई अगर है तो उसके बाद कोई नहीं है। वो अलग चीज़ है, दावा करता रहता है। तो अभी आपने देखा होगा वह एक्स पे क्या लिखा हुआ था कि, या बोला हुआ था एक स्पीच में कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध जीता था, प्रथम विश्व युद्ध जीता था, हमने, हमारे भरोसे दुनिया चलती है, हम इंसानियत हमारे में है तो इसलिए हम छोड़ते हैं। बताइए मतलब कैसा, मतलब किस तरह का है ना। ईरान को भी मैंने छोड़ा है, उसको जीवन दान दिया है, लेकिन आखिरी समय दे रहे हैं उसको। वे बोका दास क्या कहा जाए उसको। यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जो भू राजनीतिक तनाव, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी। अभी आपने देखा होगा इसी वर्ष भारत में जो है एआई समिट हुआ है ना, भारत मंडपम में हुआ था। इससे पहले फ्रांस में हुआ था जो एआई समिट। तो इसके तहत आपको दिखाई देगा कि दुर्लभ जो खनिज है, REER जो मेटल्स हैं, या अर्धचालक जो निर्माण के लिए कोई जो मेटल्स है, उसको एक देश पर अत्यधिक निर्भर अगर रहा जाए तो वहाँ पे कहीं न कहीं आने वाले समय में जो है समस्या हो सकती है। जैसे ऑयल के से रिलेटेड आप देख सकते हैं, अगर किसी एक देश पे ही डिपेंडेबल कोई रहे तो आने वाले समय, चूँकि कच्चा तेल का अगर आप आयात कर रहे हैं किसी दूसरे देश से, या ऐसी वस्तु का आयात कर रहे हैं किसी देश से जो आपके देश में नहीं हो रहा है, और एक ही देश पे अगर आप डिपेंडेबल हैं, तो उसके सभी कथनों और सभी कारणों को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप डाइवर्जेशन में हैं, विविधीकरण में हैं, तो आपको ये होगा कि आपसे अगर वो सारी चीज़ें हो रहा है, या ज़बरदस्ती या कोई आपसे प्रेशर बना रहा है, तो वहाँ पे आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने मार्केट को भी डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए भारत ऐसा काम कर रहा है। अब आप देखेंगे कि कौन ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जो आधुनिक उद्योग के लिए आवश्यक हैं और वैश्विक आपूर्तिकर्ता जो है उसके लिए सीमित है। तो उसमें लिथियम जैसे हो गया। अब लिथियम का प्रयोग आपको पता होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनमें आपको दिखाई देगा कि जो बैटरी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग है, कोबाल्ट का प्रयोग है, निकिल का, लेड का। फिर REER जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है, एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ मेटल्स है, इनका प्रयोग हो गया। गैलियम का हो गया, जर्मेनियम का हो गया, तांबा का हो गया। ये सब कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में बहुत कम पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं तो कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ पे पाए जाता है, और इसका महत्वपूर्णता, इम्पोर्टेंस ही सबसे ज़्यादा है। इसलिए यह और ही ज़्यादा जो है आपको दिखाई देगा प्रतिस्पर्धा में हो जाते हैं। खनिज में देखा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप्स हो गया, इलेक्ट्रिक जो वाहन से वहाँ पे प्रयोग हो सकता है, मोबाइल फ़ोन में होता है, पवन चक्की वाले जो टरबाइन है वो। आगे आने वाले नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जब हम मूव कर रहे हैं, सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं, फिर से पवन ऊर्जा को बैठाने के लिए पवन चक्कियों का प्रयोग कर रहे हैं, या उसको बैठाने के लिए जो है आपको बात किया जा रहा है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बैठाने की जब बात की जा रही है, तो इन सभी उपकरण से लेकर रक्षा उपकरण और कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता हार्डवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके और जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वहाँ तक, इन सभी खनिजों का
इन सभी सेमीकंडक्टर चिप्स से लेके ये जो भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इन सब का यूज है, प्रयोग है, इसलिए कहीं न कहीं इनका मांग वैश्विक स्तर पे हमेशा बना रहता है। सेमीकंडक्टर जो है अगर देखा जाए तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग कहा जाता है। दिमाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको दिखाई देगा कि कोई भी ऐसा स्मार्टफ़ोन हो, लैपटॉप हो, ऑटोमोबाइल्स हो या लड़ाकू विमान हो, सैटेलाइट हो, एआई सर्वर हो, चिकित्सा उपकरण हो गया, ये सभी सेमीकंडक्टर चिप्स पे निर्भर होते हैं, इसी के बने होते हैं। इवन आपने देखा होगा जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें भी आपको सेमीकंडक्टर्स दिखाई दे देंगे, है ना? तो चिप्स के निर्माण के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। कौन-कौन से अति शुद्ध जो सिलिकॉन है, आपको पता होगा कि पृथ्वी पर सेकंड नंबर का जो तत्व है वो सिलिकॉन है। फर्स्ट नंबर का जो तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन पाया जाता है। तो फिर उसके बाद से RER यानी रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो कि बहुत कम जगह पाए जाते हैं। गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, उच्च श्रेणी का रसायन, सटीक निर्माण उपकरण, ये सारी चीज़ें मिलके जो है कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं, टेक्नोलॉजी को विस्तृत करते हैं। अब जापान के पास इसमें से क्या है, तो आपको दिखाई देगा कि सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरण इसके पास, सूक्ष्मता अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग जो है इसके मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। विशेष रसायन और चिप सामग्री, उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजी इसके पास मौजूद है, जो आगे आने वाले समय में कहीं न कहीं निर्यात हब के रूप में जापान को बनाया हुआ है और जापान के लिए एक तरह से जापान को मार्केट के रूप में बनाया हुआ है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन या शिन एत्सु केमिकल, SUMCO और JSOR जैसी कंपनियां जो है वो दुनिया भर में सेमीकंडक्टर निर्माताओं को सप्लाई करने वाला काम करती हैं, सप्लाई करने वाली प्रमुख कंपनियां हैं यहाँ पे जापान की। तो कहीं न कहीं इससे जो समझौता हुआ है भारत में आने वाले जो सेमीकंडक्टर है उसका राह आसान करेगा, और उसके राह आसान होंगे तो जैसा मैंने बताया कि कंप्यूटर से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके और आगे आने वाले समय में जो लक्ष्य रखा गया है कार्बन के इमिशन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा के तरफ जाना, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, उसके लक्ष्य को हासिल करना, उसमें कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा सोलर पैनल को बैठाना या पवन चक्कियों को बैठाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बैठाना, या और भी जो चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आपको दिखाई देगा कि सिंचाई का उपकरण हो गया या और भी जो उपकरण है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, चिकित्सा में प्रयोग करना, रक्षा विभाग में प्रयोग करना, इसके लिए कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए जापान से ये समझौते किए गए हैं। तो कहीं न कहीं भारत की तरफ से आपको दिखाई देगा कि भारत के एक तरह से यह बेनिफिट का काम करेगा, है ना? कोविड-19 के समय में आपने देखा होगा कि केंद्रीय विनिर्माण केंद्रों पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों को उजागर किया था कि किसी एक ही चीज़ पे अगर आप डिपेंडेबल हैं, जैसे अमेरिका जैसे और चीन जैसे प्रौद्योगिकी तनाव जैसे देशों पे, तो आपको आगे चल के जो है कहीं न कहीं आपको उठाना पड़ेगा, इसका हर्जाना उठाना पड़ेगा। जैसे चाइना को आपने देखा कि कोविड-19 में वहाँ से जो स्प्रेड हुआ कोरोना, उसके बाद से किसी भी देश के साथ उसने मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं किया या कोलैबोरेट नहीं किया, आपने देखा कोई भी सहयोग नहीं किया। इवन अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी सहयोग उसने नहीं किया। तो आपको ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसके कारण जो है किसी एक देश पे अगर कहा जाए कि डिपेंडेबल हो जाए तो यहाँ पे दिक्कतें होंगी। अब इससे आने वाले समय में क्या होगा, रोज़गार बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, फिर टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगा उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसका ट्रांसफ़र होगा, रेमिटेंस आएगा, अर्थव्यवस्था बूम करेगी। फिर खनिज जो प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग से संबंधित या जो भी चीज़ें हैं, जो MSME जो भारत का कोर सेक्टर है, जो इकोनॉमी का कोर सेक्टर है, उसको भी स्थापित करने में या उसको संचालन करने में भी मदद मिलेगी, जो आगे आने वाले समय में भारत को या भारत के कृषि जो क्षेत्र है, चूँकि भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो इस कृषि में टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग करके या टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता या अधिक से अधिक किसानों के निर्भरता को जो है उत्पादन क्षमता में बदल कर उसको बेनिफिट दिलाया जा सकता है, इसमें भी प्रयोग किया जा सकता है इसको। क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि कार्य को छोड़ के इस समय दूसरे कार्य में, दूसरे सेक्टर में मूव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कृषि में उतने बेनिफिट या उस तरह के रोज़गार आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए। और जो भूमि का जो क्षेत्र है वो भी सीमित हो रहा है, दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, इसके कारण दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए ऐसी चीज़ें चाहिए, टेक्नोलॉजी उस लेवल का चाहिए कि कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होने वाले बीज, उर्वरक या और जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके जो है उत्पादन को बढ़ाया जा सके।
फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाया जा सके, जिसके कारण आपको दिखाई देगा जो अनदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग वाली जो चीज़ें हैं उनकी जो डिमांड है ज़्यादा रहती है। उस स्थिति में अगर छोटे-छोटे एमएसएमई किसानों के जो वस्तुएँ हैं, माल है, वो कच्चे माल है, उसको अगर आसानी से उनके द्वार, यानी उनके द्वार का मतलब उनके खेत में ही अगर खरीद ले रही हैं, जैसे आपने देखा होगा जेम के माध्यम से, तो अभी भी उतने विस्तृत लेवल पर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख जाएँगे तो उतने बड़े विस्तृत लेवल पर अभी आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके माध्यम से जो अगर खरीद-बिक्री किया जा रहा है, किसानों को बेनिफिट मिलेगा, तो आगे आने वाले समय में एक तो डिपेंडेंसी, जो बेरोज़गारी इतना बढ़ रही है, उसके तरफ से थोड़ा-सा कमी होगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता के साथ-साथ कृषि आय बढ़ेगी और सीधे-सीधे इकोनॉमिक भी बूम करेगी। तो इन सभी का सबसे ज़्यादा उपयोग मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों में है। पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जो हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से लेके जंगलों की जो कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई को रोकना, कैसे उसको जो वहाँ पे जंगली जीव हैं, उनको किस तरह से, जैसे टाइगर्स की जो गिनती होती है या चीतों की जो गिनती होती है, उनके रक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को अगर करना है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन उसमें प्रयोग किसका होगा? सेमीकंडक्टर का होगा। तो इन सारी चीज़ों में सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। तो यह एक जो समझौता हुआ है जापान के साथ, हालाँकि भारत केवल जापान से नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे, जैसे फिलीपींस हो गया, और भी कुछ कंट्री है जहाँ पे, जैसे आसियान जो देश हैं, वहाँ से भी जो है जो सेमीकंडक्टर है उसको खरीदता है, खरीदने का काम करता है। तो एक तरह से जैसे चाइना अपने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का हब अपने आप को बना लिया, इसे धीरे-धीरे ऐसे, जैसे अभी भारत जो अब ई-एंट्री कर रहा है, अगर ये 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले किया होता तो भारत की भी कुछ कॉम्पिटिशन चाइना के बराबर या चाइना के आस-पास हुई होती। लेकिन चूँकि भारत की राज्य व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग थे या अभी भी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक पार्टी का, अभी भी हैं, जो मानसिकता या वो नेताओं की मानसिकता को अलग ही कर दिया जाए, नागरिकों की भी मानसिकता कुछ कम नहीं है। इसके कारण आपको दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।